पंखुड़ी, जिसे बारिश हद से ज़्यादा पसंद थी, आज वो उसी बारिश से हद से ज़्यादा नफरत करने लगी थी। भीगी हुई सी खिड़की में बैठकर एकटक बाहर हो रही तेज बारिश को देख रही थी। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ याद करके उसकी आंखें भी लगातार बरस रही थी। पंखुड़ी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर से उसकी आंखों के सामने वही मंजर घूमने लगा। पंखुड़ी ने डर कर झट से अपनी आंखें खोली और फिर से पपक कर रोने लगी। उसे थोड़ी देर पहले घटी घटना बार बार याद आने लगी थी। 3 घंटे पहले आज पंखुड़ी की बहन कनक का गोद भराई का फंक्शन था, तो उसके मम्मी पापा दोनों सुबह ही कनक के ससुराल चले गए थे, जो कि उनके घर के सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों पंखुड़ी को साथ लेकर नहीं गए थे क्योंकि पंखुड़ी को बहुत तेज बुखार था। उसे उसकी दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन फंक्शन के बाद उसकी दीदी उसके मम्मी पापा के घर पर ही आने वाली थी, इसलिए वो खुशी खुशी घर पर रुक गई। बाहर जाने से पहले पंखुड़ी के मम्मी पापा ने उसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी बिना पहचान वाला आदमी या औरत आए तो कुछ भी हो जाए, लेकिन गलती से भी दरवाज़ा मत खोलना, दवाई खा लेना और आराम करना। पंखुड़ी ने मम्मी पापा की बातें सुनकर उनके जाने के बाद उसने दवाई खा ली। थोड़ी देर बाद तक टीवी देख ली और थक कर सोने ही जा रही थी। तभी अचानक किसी ने डोर बेल बजाई। पंखुड़ी ने डोर होल से बाहर देखा तो बाहर उसके जीजू खड़े थे। जीजू को देखते ही पंखुड़ी ने जल्दी से खुशी खुशी दरवाजा खोल दिया। कैसी हो मेरी गुड़िया, ठीक तो हो ना? अजय ने पूछा। नहीं जीजू, बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बहुत तेज बुखार है अभी भी, पंखुड़ी ने कहा और अंदर सोफे पे जाकर बैठ गई। अजय भी दरवाजा बंद करके अंदर सोफे पे जाकर बैठ गया। अजय ने उसकी गर्दन को छूते छूते कब उसका हाथ नीचे जाने लगा उसे पता ही नहीं चला। पंखुड़ी को समझ आते ही उसने अजय का हाथ झटक दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। आपको तो वहाँ पर होना चाहिए ना, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पंखुड़ी ने हकलाते हुए पूछा। वो वहाँ पर कब, मेरा काम तो हो गया है, अब लेडीज का फंक्शन चल रहा है और तुम्हारी दीदू तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं बाइक लेकर तुम्हें लेने चला आया। चलो अब जल्दी से कपड़े बदल लो और चलो मेरे साथ, हम दोनों तुम्हारी दीदू को सरप्राइज देंगे। अजय ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर पंखुड़ी जल्दी से अपने रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पंखुड़ी एक 14 साल की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी जो अभी अभी यौवन में आ रही थी। वैसे तो पंखुड़ी बचपन से ही घर में सबसे सुंदर, नटखट, शैतान और सबकी चहेती थी। बढ़ती उम्र के साथ उसकी खूबसूरती और भी बढ़ रही थी और साथ ही उसके शरीर के बाकी अंग भी उभर रहे थे। पंखुड़ी अपने जीजू की तो बहुत ज़्यादा चाहती थी, हमेशा उनके और अपनी दीदी के साथ ही रहती थी, लेकिन आज उसे जीजू का छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसे गुड टच और बैड टच कैसा होता है वो तो बता दिया था, लेकिन आज पहली बार पंखुड़ी ने वो बैड टच महसूस भी किया था। उसे वो ज़्यादा देर तक घर में सुरक्षित नहीं लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी तैयार होकर फंक्शन में जाना ही बेहतर समझा। पंखुड़ी कपड़े बदल रही थी, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई छुप छुप कर उसे देख रहा है। पंखुड़ी ने एक बार दरवाज़ा चेक किया तो वो तो ठीक से अंदर से लॉक था। वो फिर भी कपड़े बदलने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र खिड़की पर गई जो गलती से थोड़ी सी खुली रह गई थी और वहाँ से अजय रूम के अंदर झांक रहा था। जैसे ही उसे लगा पंखुड़ी उसे ही देख रही है तो वो वहाँ से चला गया। पंखुड़ी को तो अब उसके साथ जाने में भी डर लग रहा था, पता नहीं वो कहाँ ले जाएगा। पंखुड़ी ने टी शर्ट बदलकर एक पुराना सा पटियाला सूट पहना और एक दुपट्टा लेकर बाहर चली गई। पंखुड़ी को ऐसे बिना तैयार हुए बाहर आता देख अजय थोड़ा चौंक गया और उसने उससे पूछा, क्या हुआ गुड़िया, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो जीजू, मेरा बुखार बढ़ रहा है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे अभी आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए आप अभी चले जाइए, वहाँ पर सबको आपकी ज़रूरत होगी। पंखुड़ी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। तभी अचानक बिजली कड़कने की आवाज़ हुई और पंखुड़ी डरकर खुद में ही सिमट गई। अजय जल्दी से पंखुड़ी के पास गया और उसे अपने सीने से लगाकर सहलाने लगा। अरे गुड़िया, घबराओ नहीं, अब बारिश का मौसम चल रहा है तो बिजली कड़कना तो आम बात है, तुम्हें बहुत तेज बुखार भी है और तुम डर भी रही हो, इसमें तुम्हारे पास किसी के होने की ज़रूरत है। मैं मम्मी पापा के आने तक यहाँ पर तुम्हारे पास रुक जाता हूँ। अजय ने वहाँ पर रुकने के लिए बहाना ढूंढते हुए कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ रुकने की, मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। पंखुड़ी ने अजय को खुद से दूर ढकेलकर
गुस्से से कहा। अजय ने बाहर देखा। अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई है। तो उसने पंखुड़ी की तरफ देखकर कहा, देखो अब तो तेज बारिश शुरू हो गई है। इतनी तेज बारिश में मैं बाइक कैसे चला पाऊंगा? वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप अभी यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं मम्मा को कॉल करके बता दूंगी कि आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। पंखुड़ी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और अपनी मम्मा को कॉल लगाने लगी। अजय ने पंखुड़ी के हाथ से फ़ोन छीन लिया, लेकिन तब तक उसकी मम्मी को कॉल लग चुका था। उधर से मम्मी ने कॉल उठाया और हेलो हेलो कहने लगी। पंखुड़ी चिल्लाई नहीं, इसलिए जल्दी से उसने पंखुड़ी का मुंह हाथ से दबा दिया और उसकी मम्मी से बात करने लगा। हेलो मम्मी जी, वो मैंने फ़ोन यह बताने के लिए किया था कि मुझे कनक को सरप्राइज़ देना था, इसलिए यहाँ पर गुड़िया को लेने आया था। लेकिन इसे तो बहुत तेज बुखार है, इसके पास कोई है भी नहीं और ऐसे भी उसे लेकर आ रहा था। लेकिन अब बाहर इतनी तेज बारिश चल रही है, इसमें मेरा वहाँ पर आ पाना मुश्किल लग रहा है। तो आप गुड़िया की चिंता मत कीजिएगा, उसके पास मैं हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा बेटा, इतनी तेज बारिश में बाहर मत निकलना, यहाँ पर हम सब हैं संभालने के लिए। तुम बस वहाँ पर पंखुड़ी का ख्याल रखना, तब तक हम भी जल्दी आ जाएंगे। पंखुड़ी की मम्मी ने कहा। नहीं मम्मी जी, आपको फंक्शन आधे में छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, आप आराम से आ जाना। इतना कहकर अजय ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और एक जोरदार थप्पड़ पंखुड़ी के गाल पर रसीद दिया। थप्पड़ खाकर पंखुड़ी सीधे जाकर सोफे पर गिर गई। थप्पड़ की वजह से उसके गोरे गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। मेरे बारे में घर पर बताएगी? तेरी इतनी हिम्मत, चल आज तुझे दिखाता हूँ अजय क्या चीज़ है। इतना कहकर अजय ने पंखुड़ी के बालों को पकड़ लिया और उसे खींचकर उसके ही कमरे में ले जाने लगा। कमरे में ले जाकर उसने पंखुड़ी को बेड पर पटक दिया और अपनी पैंट का बेल्ट खोलने लगा। पंखुड़ी अजय के गलत इरादे समझ गई थी। वो जोर जोर से आवाज़ लगाकर मदद मांग रही थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती से आज उसकी मदद करने के लिए फिलहाल घर में कोई मौजूद नहीं था। अजय ने पंखुड़ी का दुपट्टा खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पंखुड़ी ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने बड़े आदमी के सामने आखिरकार उसे झुकना ही पड़ा। वो वैसी दरिंदा 1 घंटे तक पंखुड़ी को नोचता रहा। कई दिनों से भूखा शेर भी अपनी शिकार पर इतना टूट नहीं पड़ता जितना अजय उस बेचारी पर टूट पड़ा था। पंखुड़ी दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी सारी चीखें तेज बारिश की आवाज में दबी जा रही थी, जिसकी वजह से उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। बाहर बारिश को बरसता देख पंखुड़ी की आंखें भी बरसने लगी। पहले से ही तेज बुखार की वजह से उसका शरीर दर्द कर रहा था, उसमें उसे इतना सब झेलना पड़ रहा था। उस दरिंदे ने लगातार 1 घंटे तक उस फूल सी बच्ची को हर एक जगह से निचोड़ कर रखा था। कली को पूरी तरह फूल बनने से पहले ही उसे मरोड़ कर मसल दिया गया था। अजय अपनी भूख मिटाकर अपने कपड़े पहनने लगा, लेकिन पंखुड़ी अभी भी वैसे ही खून से लथपथ बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। उठो और नहाकर कपड़े पहन लो और यह बेडशीट पर लगा हुआ खून भी साफ कर दो, ताकि किसी को पता ना चले। और हाँ, याद रखना, अगर किसी को मैंने क्या किया है यह बताने की हिम्मत भी की तो तुम्हारी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर फैला दूंगा और तुम्हारी दीदी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारी दीदी की खुशी चाहती हो तो चुप रहने में अपनी भलाई समझो। अजय ने शर्ट पहनते हुए कहा। पंखुड़ी उठकर बैठ गई। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उससे खुद से उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो उठकर बैठ गई और अपने फटे हुए कपड़े ठीक करने लगी। तभी अजय फिर से पंखुड़ी को ललचाई नजरों से देखते हुए बोल पड़ा, वैसे सच में तुम कमाल की चीज हो, मुझे आज जितना खुश कभी तुम्हारी दीदी भी नहीं कर पाई। अजय की बात सुनकर पंखुड़ी फूट फूट कर रो पड़ी। मौसम भी शायद यही चाहता था, क्योंकि जब तक अजय का मन भर गया तब तक बारिश भी रुक गई थी। अजय पंखुड़ी को धमकी देकर वहां से निकल गया और पंखुड़ी भी रोते हुए बाथरूम में भाग गई और शावर के नीचे बैठकर रोने लगी। वो बार बार अपने शरीर से अजय का गंदा स्पर्श मिटाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो स्पर्श को भूल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से तेज बारिश शुरू हो गई और पंखुड़ी जोर जोर से चिल्लाकर अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। और बारिश को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो आज वो पंखुड़ी की आवाज़ दबाने के लिए ही बरस रही हो। बारिश किसी के लिए खुशी लेकर आती है तो किसी के लिए आंसू। जैसे पंखुड़ी की सबसे पसंद की बारिश आज उसके लिए उसकी बर्बादी बन चुकी थी, जो बार बार उसकी आवाज़ को दबा रही थी।
थोड़ी देर रुककर अपना दिल हल्का करने के बाद पंखुड़ी अपने रूम की खिड़की में जाकर वैसे ही गीले कपड़ों में बैठ गई और बाहर हो रही बारिश को एकटक देखने लगी। वर्तमान रात हो चुकी थी, लेकिन पंखुड़ी अभी भी वैसे ही कपड़ों में बैठी हुई थी। उसका बुखार और भी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसके पापा की कार उनके घर के सामने आकर रुक गई और अंदर से उसके मम्मी पापा और कनक जल्दी से अंदर आ गए, क्योंकि बारिश अभी भी तेज हो रही थी। लेकिन अंदर आने तक तीनों भी काफ़ी हद तक भीग चुके थे। कनक बेटा, तुम पहले कपड़े बदल लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तब तक मैं पंखुड़ी को देखकर आती हूँ। पागल लड़की ने घर का दरवाजा भी खुला ही रखा था। इतना कहकर पंखुड़ी की मम्मी उसके कमरे में चली गई। उन्होंने बेड पर देखा तो वहाँ पर पंखुड़ी नहीं थी, लेकिन बेड पर खून देखकर उसकी मम्मी घबरा गई। वो उसे आवाज़ देने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र खिड़की में गुमसुम से बैठी पंखुड़ी पर गई। वो भागती हुई उसके पास गई और घबराकर उसे ठीक से देखने लगी। उसके शरीर पर के निशान, फटे हुए कपड़े और खून देखकर उसकी मम्मी समझ गई थी उसके साथ क्या हो गया है। बेटा बेटा, किसने किया यहाँ तुम्हारे साथ? कौन था वो आदमी? उसकी माँ ने रोते हुए पूछा। जीजू, पंखुड़ी ने बिना उनकी तरफ देखे शांत स्वर में कहा। जीजू नाम सुनकर उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो पंखुड़ी को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। पंखुड़ी ने उसकी माँ को खुद से दूर कर दिया और बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखकर पूछा, मम्मा, आपने और पापा ने जाते हुए मुझे 1000 बार कहा, बचपन से भी बार बार कहते आए हो कि अनजान आदमी से दूर रहो, उनसे बचकर रहो, उनके लिए दरवाजा मत खोलो। लेकिन आपने यह क्यों नहीं बताया कि घर के लोगों से भी बचकर रहना है? यह क्यों नहीं बताया कि घर के लोगों के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है? उसकी बात सुनकर उसकी माँ और ज़्यादा रोने लगी। मम्मा, वो हर बार मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे, लेकिन मैंने यहाँ कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे सच में खिलौना समझकर मेरे जिस्म के साथ, मेरी ज़िंदगी के साथ खेलकर इतना बड़ा खेल कर जाएंगे और मुझे सच में किसी खिलौने की तरह तोड़ देंगे। कोई किसी खिलौने को भी इतनी बुरी तरह से नहीं तोड़ता जितनी बुरी तरह से उस घटिया इंसान ने मुझे तोड़ दिया है। मम्मा, आपकी पंखुड़ी को उस दरिंदे ने मसल दिया है। मम्मा, खूबसूरत होना गुनाह है क्या? मम्मा, इतना कहकर पंखुड़ी फपक कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और उसका सर सहलाकर उसे चुप कराने लगी। मम्मा, हम उस पर पुलिस कंप्लेन करेंगे ना? पंखुड़ी ने नम आंखों से पूछा तो उसकी माँ ने रोते हुए ना में अपना सर हिला दिया। लेकिन क्यों मम्मा? पंखुड़ी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बेटा, तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे कोई भी शॉकिंग न्यूज़ सुनाने से मना किया है, नहीं तो तुम्हारी दीदी और उसके बच्चों की दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर बाहर लोगों को पता चल गया तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बेटा, तेरी गलती ना होने के बावजूद भी सब लोग तेरे ही बारे में गंदी गंदी बातें करेंगे जो हम कभी सुन नहीं पाएंगे। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है। अगर बाहर पता चल गया तो कौन शादी करेगा तेरे साथ? और फिर से एक बार तेरी दीदी के बारे में सोच बेटा, उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोच, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। उसकी माँ की बातें सुन पंखुड़ी को गुस्से से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गलत के खिलाफ उठाई हुई आवाज़ भी इस बारिश की आवाज़ के सामने दब जाएगी। उसकी माँ उसे छू रही थी, लेकिन पंखुड़ी ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक लिया और खुद वहाँ से नीचे उतरकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसकी नज़र दरवाजे पे खड़ी कनक और अपने पापा पर गई, जो न जाने कब से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। कनक को देखकर पंखुड़ी के पैर अपनी जगह पर ठिठक गए। कनक धीमे धीमे कदमों से पंखुड़ी के पास आ गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। थोड़ी देर तक तो दोनों बहनें ऐसे ही रोती रही। फिर कनक ने पंखुड़ी के आंसू पोंछकर कहा, माँ, यह आप क्या कह रही हैं कि उस दरिंदे पे केस नहीं करेंगे? उसने मेरी बहन को इतना दर्द दिया है और हम उसे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे? लेकिन बेटा, वो तुम्हारा पति है। मम्मी ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। जिस दिन उसके मन में मेरी बहन के लिए ऐसा गंदा विचार आया, उसी दिन मेरे लिए वो मर गया है। और आपको क्या लगता है उसके इतना सब कुछ करने के बाद मैं उस इंसान के साथ रह पाऊंगी? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। और आप अपनी बेटी से ज़्यादा समाज के बारे में सोच रही हो। भारत में 80% रेप पहचान वाले ही करते हैं और उनमें से 70% आपके जैसे लोग यह कहकर उन दरिंदों को खुला छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप इतना समझ कहाँ पाते हैं कि ऐसे चुप रहने से उनकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी
और आपके चुप रहने की वजह से और लड़कियां उसका शिकार बन जाएंगी। जब परिवार ही उस लड़की का साथ ना दे तो कहाँ जाएगी वो लड़की, किसके पास जाएगी? आप कुछ करो या ना करो, मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। कनक ने गुस्से से ऊंची आवाज में कहा तो उसकी माँ की नजरें सर में से झुक गई। उनके पापा उनके पास आए और पंखुड़ी को सहलाते हुए कहा, मेरी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। उनकी मम्मी भी उनके पास आई और पंखुड़ी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई साथ हो या ना हो, मैं अपनी बेटी के साथ हूँ और मैं उसकी आवाज़ ऐसे बारिश में दबने नहीं दूंगी। मैं उसके लिए लड़ूंगी और उसे इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। 5 दिन बाद सारे सबूत देखकर कोर्ट ने अजय को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। पंखुड़ी इस सज़ा से खुश नहीं थी क्योंकि उसने जितना दर्द सहा था वो उतना ही दर्द उसे देना चाहती थी, लेकिन इस बात से खुश थी अब कोई और लड़की इस वहसी दरिंदे की शिकार नहीं बन पाएगी। पंखुड़ी के परिवार ने उसका साथ दिया, इसलिए उसका इंसाफ इस बारिश के पानी में डूब नहीं गया। परिवार के साथ होने की वजह से पंखुड़ी की आवाज़ बारिश की आवाज़ को चीरकर सामने आ गई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।